Recording in progress. Welcome to NCRT Reader. This is the wave and sound quick revision video. It is इस वीडियो में हम लोग साउंड से रिलेटेड जितने भी जेईमेन में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको, या जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसका क्विक रिवीजन करेंगे। तो इससे पहले का जो वीडियो है वो जस्ट ऑसिलेशंस का ऑसिलेशंस और एसएचएम से रिलेटेड हमने कंप्लीट किया था। तो इस वीडियो को हम लोग देखते हैं कि साउंड के बारे में आपका जो मेजर टॉपिक पूछा जाता है वो स्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है। स्ट्रिंग से रिलेटेड जो स्पीड का कंसेप्ट है उससे पूछा जाता है जो मेजर है। देन इसमें जो है आपको दूसरा पार्ट है जो मेजर है वो डॉपलर इफेक्ट है, और जो ऑर्गन पाइप sometimes it is resonance kind of question also that they ask you. So these are the concept from which you can say that then wave characteristic जो sound wave का फॉर्मेट होता है, इक्वेशन जो आप साउंड का लिखेंगे, प्रेशर वेव कैसे लिखेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो वन बाय वन वी विल सी दैट what are the features you need to understand in case of sound wave. ओके तो सबसे पहले तो साउंड वेव को आपको ये जानना होगा कि साउंड, तो पहले हम वेव से स्टार्ट करते हैं। वेव क्या होता है? वेव जो है वो एक तरह से डिस्टरबेंस है जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस एनर्जी को लेके जाता है, एनर्जी को या मोमेंटम हम कह सकते हैं। तो जब भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस एनर्जी या मोमेंटम को लेके जाएगा तो उस केस में मैटर का कोई ट्रांसफरेंस नहीं होगा, मैटर का कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। Without the transportation of the matter, if energy or momentum is getting transferred from one place to another place, that is the wave it is. तो वेव का डिफिनीशन ये चीज है। और वेव किस तरह का वेव है जो हमारे सिलेबस में कंसिडरेशन में आ रहा है, तो एक तरह से आप समझते हैं इस चैप्टर में हम लोग मेनली फोकस करने वाले हैं साउंड वेव को। बट साउंड वेव है एक तरह का वेव, जैसे विजिबल लाइट की बात अगर हम करते हैं तो लाइट वेव भी कंसिडरेशन होगा, टीवी सिग्नल्स की बात करते हैं तो वो भी वेव है, बट उनका अलग चैप्टर्स है जिसमें हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे, जानेंगे। बट इस चैप्टर में मेनली है आपका, यानी कि अगर हम वेव को पार्ट वाइज में डिवाइड करें तो वेव जो है दो तरह का वेव है जो आपके माइंड में सेट होना चाहिए। एक वेव जिसको मीडियम की जरूरत होती है ट्रेवल करने के लिए, यानी कि ट्रेवल इन द सेंस कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस जो एनर्जी जाएगा या एक प्लेस से दूसरे प्लेस अगर मोमेंटम जाएगा तो उसके लिए उसको मीडियम चाहिए, बिना मीडियम के वो ट्रेवल कर ही नहीं पाएगा, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल। और दूसरा है नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल तो मैकेनिकल का मतलब है कि इट रिक्वायर्स मीडियम, इट रिक्वायर्स मीडियम टू गेट प्रोपेगेट। प्रोपेगेट वर्ड यूज करेंगे वेव के वॉकिंग के लिए या वेव मोशन के लिए, दैट इज द लैंग्वेज यू नीड टू अंडरस्टैंड। देन नॉन मैकेनिकल वेव के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ मीडियम, नो नीड ऑफ मीडियम। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब मैकेनिकल वेव के अगर हम एग्जांपल्स को देख लें तो ये एक्चुअल में इसमें क्या किस चीज को, किसके बेसिस पे मैकेनिकल वेव कहा जा सकता है, तो इलास्टिसिटी या इनर्शिया टाइप का जो वेव होगा जिसको कि मीडियम की जरूरत होगी, और ये वेव को हम इलास्टिक वेव भी बोलते हैं। सो दिस काइंड ऑफ वेव यू कैन से इट इज काइंड ऑफ इलास्टिक वेव। तो इलास्टिक वेव जो भी होगा, जैसे वाटर वेव हो गया, साउंड वेव हो गया, these are the elastic wave which you can say example of mechanical wave. These are the example like water wave, sound wave, or that you can say elastic wave also. These are the example of mechanical wave. Now we have to understand that what is non mechanical wave. इसके लिए मीडियम की जरूरत ही नहीं होती है, तो इस तरह का वेव को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितने भी तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होंगे, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि लाइट की हम बात करते हैं, या जो टीवी सिग्नल्स आपके
घर में चल रहा होता है, तो ये जो टीवी सिग्नल्स का जो भी वेव आपके टीवी में चल रहा है, तो वो कहाँ से हो रहा है? सैटेलाइट से वो नेक्सस बिल्डअप किया गया है, जिसमें कुछ फ्रीक्वेंसी को सेट किया जाता है, जिसके बेसिस पे वो फ्रीक्वेंसी पे वो चैनल जो है प्ले होती है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो भी टीवी टीवी सिग्नल्स जितने भी तरह के होंगे, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव काइंड ऑफ और नॉन मैकेनिकल वेव व्हिच नीड नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू गेट प्रोपेगेट। नेक्स्ट यू हैव, दिस इज ऑल्सो यू कैन से कि जो भी नॉन मैकेनिकल वेव होगा, ये आपको ट्रांसवर्स इन नेचर होगा। ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स इन नेचर का मतलब क्या है? कि जब भी ट्रांसवर्स इन नेचर होगा, अच्छा, जो मैकेनिकल वेव होगा इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल इन, लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर होगा ये। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या है? तो इन दोनों चीजों को आप जो है एक बार देख लीजिए, क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि हम किसी मीडियम की बात करते हैं। तो मीडियम जब भी होगा, तो मीडियम में क्या होगा? मीडियम में पार्टिकल्स होगा, ठीक है। तो मीडियम में पार्टिकल्स है। अब ये पार्टिकल्स अगर, अब मीडियम है, अब वेव की बात कर रहे हैं, तो वेव जिधर जा रहा है, जिस डायरेक्शन में वेव का वेलोसिटी है, अगर पार्टिकल का वाइब्रेशन भी, ये मान लो हम पार्टिकल मान लिए, इसका वाइब्रेशन आपका वेव के डायरेक्शन में ही अगर हो, यानी कि जिधर वेव जा रहा है उसी डायरेक्शन में हो या उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, दैट इज कंसिडर टू बी पैरेलल और एंटी पैरेलल। तो इस तरह का अगर वेव का वाइब्रेशन हो, वेव का प्रोपेगेशन, पार्टिकल का वाइब्रेशन, दिस इज व्हाट इट इज, आई एम कंसिडरिंग पार्टिकल। और पार्टिकल अगर वाइब्रेट कर रहा है किस डायरेक्शन में? उसी डायरेक्शन में जिधर वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है। तो ऐसे वेव नेचर को हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल, जिसका एग्जांपल हम जानते हैं साउंड। साउंड, pressure wave, water wave, this kind of water we have transverse as well as longitudinal, both it is called ripple kind of things. But ये चीज ध्यान रखेंगे कि इसमें पार्टिकल का जो वाइब्रेशन होगा मीडियम में, वो किधर होगा? वो जिधर आपका प्रोपेगेशन हो रहा है वेव का, उसके पैरेलल होगा, तब उसको हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स में क्या होगा कि ट्रांसवर्स नेचर का जब भी होगा, तो जिधर वेव का वेलोसिटी है, जिधर वेव वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर इसका वाइब्रेशन अगर हो, किसका? पार्टिकल का। कहाँ से आएगा? पार्टिकल मीडियम में है। तो अगर पार्टिकल का वाइब्रेशन परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर, तो उस केस में हम क्या बोल देंगे उसको? ट्रांसवर्स इन नेचर। ऐसा एग्जांपल कोई है क्या? बिल्कुल है, लाइट। लाइट में आप ये चीज आप पढ़े अगर हो तो ठीक है, नहीं तो आप पढ़ोगे इस चीज को कि लाइट में जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर, और वेलोसिटी ऑफ जो ये आपका चार जो वेलोसिटी है, स्पीड, जो वेव का स्पीड है, सी से स्पीड ऑफ लाइट को हम डिनोट कर रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी, और ये परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड पे भी, इस तरह से। तो जो वाइब्रेशन होगा वो या तो वाइब्रेशन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के कारण से होगा, और इसका मतलब ये होगा कि वाइब्रेशन किधर होगा? स्पीड के परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होगा या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। तो ऐसा एग्जाम्पल हमारे पास जो भी है कि जिस समय पार्टिकल्स कहाँ का? मीडियम का, अगर वाइब्रेट करे परपेंडिकुलर टू द वेव वेलोसिटी, तो उसको हम बोल देंगे ट्रांसवर्स वेव। दिस इज द ओनली डिफरेंस। देन माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन एनालाइज दैट द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द wave velocity, then we say that it is transverse. If it is parallel to the wave velocity, we say it as longitudinal wave. Okay. नेक्स्ट यू हैव, अब जो आप समझने के लिए जा रहे हैं वो है वेव फंक्शन। कैसे किसी भी फंक्शन को देख करके हम ये बोल दें कि ये वेव फंक्शन है, तो इस तरीके से आपका माइंड वहां पे काम करना चाहिए। हाउ यू कैन से दैट इट इज वेव फंक्शन और नॉट। वेरियस फॉर्म डिस्कस हम अभी करेंगे वेव फंक्शन के लिए, जो कि कई बार एडवांस में भी पूछा गया है और जेईई मेन में भी पूछा गया है, और बच्चे इसमें उलझ के रह जाते हैं, जबकि बहुत आसान है। देखते हैं। तो अगर आपको y इज इक्वल टू दिया हुआ है फंक्शन x प्लस
vt। तो अगर हम x में कुछ भी ऐड करेंगे तो वो x ही होगा। x मीन्स व्हाट, इट इज पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट। vt क्या है, v स्पीड से वेव प्रोपेगेट कर रहा है, t टाइम में वो कितना डिस्प्लेस्ड होगा, तो vt होगा। और अगर x में आप ऐड कर रहे हैं, उसको ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो वेव प्रोपेगेट कर रहा है, ये निगेटिव डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रहा है, निगेटिव एक्स एक्सिस। इट इज ट्रेवलिंग अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस, दैट यू शुड कीप इन माइंड। निगेटिव एक्स एक्सिस, क्लियर। नाउ दूसरा फंक्शन अगर हम वेव का देखते हैं, y इज इक्वल टू एफ। और अगर यहाँ पे x माइनस वी टी है, x माइनस वी टी, तो इसका मतलब हो गया कि ये आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ ट्रेवल कर रहा है, प्रोपेगेट कर रहा है। यानी कि x के साथ वी टी ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन गेट द आइडिया दैट वेव इज प्रोपेगेटिंग इन विच डायरेक्शन, इट इज पॉजिटिव एक्स और निगेटिव एक्स। ठीक है। ऐसा फॉर्मेट अगर दे दे तो थोड़ा सा जो है दिमाग पे लोड बढ़ जाएगा। इस तरह का फॉर्मेट में x अगर प्लस माइनस वी टी तो दे दिया और यहाँ स्क्वायर कर दिया। अगर ऐसा फॉर्मेट दे दे, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस माइनस वी टी तो दे दिया, लेकिन यहाँ पे रूट लगा दिया, तो फिर क्या करेंगे। तो इस केस में क्या बोलेंगे कि ये वेव जो है क्या वैलिड फॉर्म ऑफ वेव है। अगर ऐसा फंक्शन दे दे, y इज इक्वल टू एफ, और इसमें आपको x प्लस माइनस वी टी का क्यूब लगा दे, इस तरह का कुछ भी nth फॉर्मेट कर दे आपको, तो ये तीनों फॉर्म क्या वेव फॉर्म को डिस्टिंग्विश कर रहा है। यहाँ तो ये वेव फॉर्म डिस्टिंग्विश कर रहा है कि x में अगर हम vt को ऐड कर रहे हैं, यानी कि देयर इज रिलेशन बिटवीन x एंड vt इज लीनियर ओनली। हियर यू कैन से लीनियर, व्हाट इज द मीनिंग, इट इज दैट x और vt के बीच में कहीं स्क्वायर, क्यूब रूट, रूट वट एवर इट इज नॉट देयर, इट इज जस्ट displacement, here also displacement, so linear relation will be there, here also linear relation। तो क्या यहाँ लीनियर रिलेशन है, ऊपर में एक्स स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है या यहाँ रूट है, बट एक्स और वीटी के बीच में जो रिलेशन है वो तो लीनियर ही है। तो यानी कि अगर ये लीनियर होगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये वैलिड फॉर्म है किसका, वैलिड फॉर्म ऑफ वेव। वैलिड वेव फॉर्म, यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज वैलिड वेव फॉर्म। मतलब इसमें कहीं जो है ये चीज नहीं कहा जा सकता है कि ये वेव नहीं है, दिस इज वेव। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मेट। इसमें आपको थोड़ा मजा आएगा। दिस इज एफ और यहाँ पे रूट एक्स है, मान लिए रूट एक्स, अब इसमें मजा आ गया, और यहाँ रूट वी लगा दिए, तो क्या इसको हम वेव फॉर्म बोलेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं बोल सकते। अगर फॉर्मेट ऐसा दे, y इज इक्वल टू फंक्शन एक्स स्क्वायर एंड देन वी हैव प्लस माइनस ऑफ वी स्क्वायर एंड टी, क्या इसको वेव बोलेंगे? नहीं बोल सकते हैं। क्या हम इसको बोल सकते हैं वेव, एक्स क्यूब प्लस माइनस वी क्यूब इंटू टी? नहीं बोल सकते हैं। सो दीज आर नॉट वेव फॉर्म, नॉट वेव फॉर्म। अब वेव फॉर्म से रिलेटेड आप जेईई मेन का जे एडवांस का क्वेश्चन देख लेना, जो अगर वेव फॉर्म होगा तो एक्स और वीटी के बीच में लीनियर रिलेशन रखना है, और वी कैसे हम निकालेंगे, जो टी का कॉफिशिएंट होगा वही तो वी है, टी का कॉफिशिएंट ही वी है। वी क्या है, स्पीड ऑफ वेव, दैट्स इट। तो यहाँ पे जितने भी पैरामीटर्स हमने लिखा है आपको, यानी कि वाई, एक्स, वी एंड टी, these are the what you can say, this is displacement, here it is displacement of the particle। x क्या है, ये पोजीशन है किसका, वेव का, कहाँ पे वेव है। v क्या है, वेव का स्पीड है, so this is speed of the wave, and t is time। These are the four parameter where you can see that this is displacement of the particle, this is position of the wave, here it is, this is wave speed, and this is time। On the basis of these four information you can say that is it valid form of the wave or not. If it is valid form of the wave, then it will be having relation between x and vt. There will be relation between x and vt will be linear only. That is the only thing you have to keep in mind. So these are the format on which maybe that question can be asked. These are the format. Next we have the important form, the differential equation of traveling wave along x-axis. So this is what differential equation
of traveling wave. What the previous equation I have written, that was for traveling wave only, because there was some velocity of the wave. So if velocity of the wave is given to it, means traveling wave it is. It is not like the wave, standing wave it is. It is traveling wave. So differential equation of the traveling wave along x-axis. तो इसमें जो है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो 2 डिग्री, इट इज d2y by dt square. This is the acceleration of the particle, you can say, and this is related with v square and d2y by dx square. You can understand if the y as a function of x into t will be given to you in this format. So you will be having that d2y by dt square, that is acceleration of the particle. It is, there will be some velocity here of the wave, and then we have the function, if it is y is equal to fx format, so we can have this slope it is. So this is the double differentiation of y with respect to x. Y is what it is in terms of mathematics. If you want to get the idea that y is what we can say about the y is, it is a dependent variable and x is independent variable. So accordingly you can get the idea. So from this equation, ये equation से आप general जो solution निकलेगा आपको वो किस तरह का होगा. तो अगर इस तरह का wave equation हमारे पास है तो इसका general solution जो होगा, general solution of this equation will be y is equal to, it is in the form of function ax and plus minus bt, where a and b are constant. A and b are constant. Now what you can say about this after getting the solution of the differential equation, यहाँ पे आप इसको लिख करके क्या बताना चाह रहे हैं. तो ये चीज जो है आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हमें वेव स्पीड, अगर इसका जनरल सॉल्यूशन इस तरह का अगर आ रहा है तो वेव स्पीड हम निकाल सकते हैं इससे. वेव स्पीड क्या होगा, वेव स्पीड होगा इट इज b by a. दिस इज व्हाट यू कैन से हियर, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ t, so it is coefficient of t, coefficient of t, and then a is what, it is coefficient of x. तो यहाँ पे इन दोनों के रेशियो के बेसिस पे आप वेव स्पीड निकाल सकते हैं, यानी कि x के साथ जो कोफिशिएंट है और t के साथ जो कोफिशिएंट है, इन दोनों का रेशियो जो होगा वही तो वेव का स्पीड होगा. जैसा आपने पढ़ रखा होगा कि kx प्लस माइनस ओमेगा टी, kx प्लस माइनस ओमेगा टी. तो अगर इस फॉर्मेट पे होगा kx प्लस माइनस ओमेगा टी, तो इसमें हम इसको कैसे हम बोलें कि वेव स्पीड क्या होगा. तो यहाँ से आपको आराम से दिख रहा होगा. Sorry, I have written the same thing. It is kx and then plus minus of omega t. So what is the coefficient of t here? It is omega. What is the coefficient of x here? K. So you know that the speed of wave is omega by k when we have this kind of solution. And for this kind of solution, you must be having the that general differential equation will be in this format only. That is the thing you need to understand. So this is what I wanted to discuss. Next, you have a speed of wave motion. How the speed of wave motion will be there in this context. So a speed of wave motion is speed of wave motion. So electromagnetic wave, if it is electromagnetic wave, that we say non-mechanical wave. For non-mechanical wave क्या होगा ये तो हम जान रहे हैं. Non-mechanical wave, नॉन मैकेनिकल वेव के लिए अगर हम लिखना चाहें स्पीड, तो दैट इज कॉल्ड स्पीड इन वैक्यूम. आई एम राइटिंग दैट स्पीड ऑफ लाइट, इट इज, यू मस्ट बी नोइंग दिस, इट इज 1 by mu naught epsilon naught root under. This is what it is, speed of light in vacuum, non mechanical wave. Where mu naught is this is mu naught is called absolute permeability. It is absolute permeability.
These are the term you must have learned in electromagnetic wave. If it is not, that revision will be also there. Then you have epsilon naught. This is absolute permittivity. Permittivity. So this is epsilon naught you have used in Gauss law as well as in case of electrostat also, like Coulomb's law. And this is permeability. It is used in Biot-Savart law. You must be having. So on the basis of mu naught and epsilon naught, you can write the speed of wave, speed of non-mechanical wave or electromagnetic wave in vacuum. This is what I have written here. Okay. Then the second part, which is important here and which I wanted to discuss, that is a speed of mechanical wave. This is a very important topic, which in this chapter, normally, if you say that, suppose 100 question has been asked in JEE Main, then from this topic, it is almost 25 question is asked from this topic only itself. So you can have this, I'm talking about the first transverse wave. So this is what I'm writing here. This is transverse wave. Where we have the transverse wave, this is in a stressed string. A stressed string. So whenever we have waves on a string, it will be transverse in nature, sinusoidal. That is, and the particle will be vibrating perpendicular to the wave propagation. So let's suppose I'm considering this diagram so that you understand that. Here we are having one pulley attached, and there one mass is attached with it. So I'm writing W is the weight of that one, and then this string is connected with the wall like this. This is. So let's suppose I'm considering that T is the tension in the string. Here it is, let's suppose T is the tension in the string. That is. So T is the tension in the string. Tension in the string. And mu is mass per unit length. Mass per unit length. Mu is mass per unit length. What is the meaning of mass per unit length? Mass divided by length of the string. That is, there will be some mass of the string and length of the string. On the basis of that, you can find out this is mass per unit length. That is M by L. The meaning of mu you can understand. It is kg per meter. The unit will be kg per meter. Let's suppose I'm considering capital D as a diameter of a string. This is in terms of diameter also. You want to change. So it is diameter of a string. Then you have rho. Rho is called density. Density of the string over there, it is. So this is the derivation you must have gone through, that speed of wave in case of it is a string, it is, this is tension divided by mu root under. So this way, this form is very important, that on the basis of this only, you can have all kind of derivation or all kind of form, but this is what it is needed to remember, that T by mu. I'm not going to derive it right now because of the less time it is, but you can see next what you can see, this tension by mu it is. अब टेंशन को अगर आप चेंज करना चाहे in terms of if I want to write a stress, then you can write like this also. This is a stress divided by density. In this format also you can write this. In this format also, if I want to write that in terms of D diameter it is, so this way you can write it is T by pi. These are the result which I am writing just. And how you should remember mu with, how you can write mu in terms of density and the diameter of the string. So mu is nothing but it is mass per unit length. Once you apply the area and then density. So area is having meter square and density is it is kg by meter cube. So you can see meter square. So kg per meter unit is coming, and its unit is kg per meter, means it is what we can say, it is mu value, mass per unit length. So once you are multiplying area with the density, you can get the mu value only, mu value, and you can change the area in terms of diameter here. So it will be pi d square by 4.
pi d square by 4, then multiply with the rho value. So you'll be having that mu value. Mu is called mass per unit length. Sometimes it is, they will give you the question like density and the diameter. Then you won't be having the mu value, but this is the way you can calculate over there and you can apply like this. That will be the result. That will be the result. So these are the few things which is important for you. And again, in terms of area, and if it is area only, अगर आपको area के बारे में पता है और density के बारे में पता है, तो you can use this also, that it is. So these are the derived form which you can understand by yourself also, that how I have written like this. Next term we are having, this is what I have written for, this is transverse wave, but string के केस के लिए हमने ऐसा लिखा है, string, for the string case only. I know maybe sometimes it is, you can have this tension, tension maybe any other kind of force it will be, so you can apply the force over there by mu, it is that you will be getting. So if tension is getting balanced by something else over there, you can replace with that one. That is the thing you need to keep in mind. Next, we are having transverse wave in a long bar. If it is that, how we can find the speed. So this is the second part, that transverse wave in a long bar. This you can use like, we have rail track over there. So in that case, for the speed of sound is, that speed of wave will be traveling from there. So this is Young's modulus divided by rho, where Y is, this capital Y is called Young's modulus. Young's modulus, and rho is the density. Density it is. Density of material, what we can say, this is density of material. This is the thing you have to remember for when it is long solid or long bar, it will be then these were जो discussion अभी तक हमने किया है वो transverse के लिए क्या है. Next we are having longitudinal waves. तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के केस में जो पहला केस है वो है, अगर हम लिक्विड में निकालना चाहें तो क्या होगा. इन लिक्विड, यानी क्या निकालना है लिक्विड में. लिक्विड में स्पीड ऑफ वेव चाहिए. जो लिक्विड में वेव किस स्पीड से मूव करेगा. तो जो केस यंग्स मॉडुलस का काम है सॉलिड के लिए, लिक्विड में वेव का स्पीड जो है वो केस, उसके जगह पे आपको बल्क मॉडुलस बीटा को यूज करना होगा. दिस इज बल्क मॉडुलस, and then rho it will be, where this beta is called bulk modulus. What is bulk modulus? So bulk modulus you can write like this is excess pressure divided by change in volume by initial volume. This ratio mainly we are having bulk modulus. This is, it is called. Next, in case of gaseous molecule, if I'm looking for gaseous molecule में क्या होगा. Gases में speed of longitudinal wave क्या होगा. तो यहाँ पे भी गैस हो चाहे लिक्विड हो, बल्क मॉडुलस ही यूज होगा. बल्क मॉडुलस ही यूज होगा. So this bulk modulus of gas, it is bulk modulus of gas. और इसमें आपको ये चीज ध्यान देना होगा कि the value of bulk modulus in a gas is not the fixed value. For gases that will be different, for different kind of gases it will be. Now इसमें क्या हुआ कि दो साइंटिस्ट आए और अपना अपना राय दे करके निकल लिए, जिसमें पहला साइंटिस्ट है न्यूटन. ठीक है, न्यूटन क्या बोला है उसको भी देख लेते हैं. न्यूटन का कहना था कि न्यूटन का ये सजेशन था. This is what you can say, it is suggestion. Suggestion means Newton proposed it, that he suggested कि जो बीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, बीटा जो बल्क मॉडुलस है, that he suggested that बीटा जो होना चाहिए वो तो उसको हम प्रेशर से चेंज कर देंगे. क्यों चेंज करेंगे. तो इसका वैल्यू प्रेशर तब होगा जब हम प्रोसेस को आइसोथर्मल मान ले. आइसोथर्मल, ठीक है. तो न्यूटन दादा के बेसिस पे यहाँ पे जो वी का आपको
स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ वेव इन गैसेस मीडियम जो आया पी बाय रो आ गया, और बल्क मॉडुलस को हटा दिया गया और प्रेशर को लगा दिया गया। क्यों लगाया? क्योंकि इसको न्यूटन दादा ने आइसोथर्मल प्रोसेस मान लिया। और उनके मानने के बेसिस पे क्या हुआ कि प्रेशर को अगर आप 1 एटमॉस्फेयर मान लेते हैं, और डेंसिटी ऑफ द गैस को अगर हम लोग, जो एयर का डेंसिटी है 1.23, दिस इज केजी पर मीटर क्यूब मान लेते हैं, तो इन दोनों के वैल्यू को यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर मींस इट इज ऐसा यूनिट, इट इज इन टर्म्स ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यू कैन राइट ओवर देयर 10⁵। तो इस वैल्यू को जब आप प्रपोज करोगे और स्पीड ऑफ वेव निकालोगे कहाँ पे, गैसियस मीडियम में, तो इस केस में न्यूटन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो स्पीड आ रहा है वो 280 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। ये तो सरासर अन्याय हो गया। क्यों? क्योंकि हमें तो पता है कि स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ वेव जो है ये गैसेस मॉलिक्यूल में, ये तो 330 मीटर पर सेकेंड है अप्रॉक्स वैल्यू, और ये तो 280 आ रहा है। तो न्यूटन का जो कैलकुलेशन था उसमें एरर आ गया, न्यूटन यहाँ पे फेल हुआ, और मजा लिया लैपलस। लैपलस क्या किया, इसको करेक्ट कर दिया, थोड़ा सा करेक्ट किया। किस तरीके से? यू कैन सी हियर दैट दिस एरर इज मोर देन 15% एरर। अब इतना एरर को कौन झेलेगा भाई, इसलिए न्यूटन के बात को इग्नोर कर दिया लोगों ने। कब? जब लैपलस लेके आ गया है उसको, लैपलेस लैपलेस आया और बोला जो जो न्यूटन दादा ने कहा है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है बीटा, उसको हम थोड़ा मॉडिफाइड कर दे रहे हैं, ये तो आइसोथर्मल है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि स्पीड जो इन्होंने कैलकुलेट किया है ये अप्रॉक्स वैल्यू भी नहीं है जो होना चाहिए। तो न्यूटन के काम को यहाँ पे करेक्ट किया कौन? लैपलस। इसीलिए इसको बोलते हैं लैपलस करेक्शन। Laplace correction is what it is. Laplace correction, he assumed that for adiabatic process, if the process is adiabatic, by that time you have bulk modulus is equal to gamma times of P. But for isothermal process, we have bulk modulus as P only. So on the basis of that, what he calculated it is gamma P by rho, और गामा का वैल्यू जो है इन्होंने थोड़ा स्मार्टली काम किया, गामा को लगा दिया। यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई अगर हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है ये स्पीड बढ़ेगा जो वैल्यू 1 से ज्यादा हो, और उन्होंने दिमाग लगा करके वो वैल्यू को गामा प्रूव किया और आइसोथर्मल को एडियाबैटिक प्रूव कर दिया 1.4। ये गामा वैल्यू है किसका? एयर के लिए। और इसके बेसिस पे यहाँ पे न्यूटन, ये लैपलास जो कैलकुलेट किए, इनका कैलकुलेशन के बेसिस पे ये आ रहा है 330 मीटर पर सेकेंड। इफ यू टेक द प्रेशर एज द सेम वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर and this density as it is 1.2 and kg per meter cube it is at room temperature it is. So what you can say, this is these are the data on which the Laplace corrected it, that the speed of wave in case of gaseous medium, in case of air medium, it is 330 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो लैपलेस का जो कैलकुलेशन आया ये थोड़ा सा क्लोजर आया किसके, तो जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसके आसपास का वैल्यू है। तो इसलिए लैपलेस के बात को मान लिया गया और ऐसा बोला गया कि जो प्रोपेगेशन होगा किसका, साउंड वेव का, ऑफ साउंड वेव इन एयर, दिस इज adiabatic process, adiabatic प्रोसेस। बस हो गया काम, इतना ही दिमाग में रखना है कि जो स्पीड ऑफ वेव हम निकालेंगे गैस के लिए वो एडियाबैटिक होगा, और किन किन फैक्टर्स पे स्पीड ऑफ साउंड वेव अफेक्ट करेगा। तो वो फैक्टर हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि कौन सा अफेक्टिंग फैक्टर है जो कि साउंड वेव को चेंज कर सकता है। अफेक्टिंग फैक्टर्स हियर फॉर साउंड वेव, so affecting factors for sound, कौन कौन फैक्टर है दैट यू हैव टू रिमेम्बर। फर्स्ट फैक्टर जो स्पीड ऑफ साउंड वेव हम लोग लिखेंगे वो गामा पी के जगह आर टी एंड बाय
मॉलिक्यूलर वेट m, क्योंकि वहां पे मास और दैट वॉल्यूम को अगर आप हटाओगे, डेंसिटी और वॉल्यूम को, तो उससे डेंसिटी जो हम लोग लिखते हैं ये होता है मास बाय वॉल्यूम, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका मास आ जाएगा। गामा RT बाय m हियर इट इज, और सिंपली यू कैन से गामा P बाय रो, इसके बेसिस पे। तो ये आपका स्पीड ऑफ साउंड वेव होगा, कहाँ पे होगा? गैसेस मीडियम में। दैट इज द थिंग यू हैव टू रिमेंबर नाउ। इसमें ये चीज ध्यान रखेंगे कि जो स्पीड होगा, दिस v इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, नहीं करेगा। कब? जब टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखेंगे। इफ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर को मॉडिफाइड ना किया जाए, नहीं तो गड़बड़ी होगा। दूसरा, जो वेलोसिटी है किसका, यहाँ पे साउंड वेव का हम लोग देख रहे हैं, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डेंसिटी ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल ओवर देयर, और यू कैन से दिस इज द सेम वे, यू कैन से इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट। बट ये दोनों ही केस में आपको ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर में हमें कोई वेरिएशन नहीं रखना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट ही रखना है, क्योंकि टेम्परेचर को गुस्सा आ जाए। ठीक है। अब तीसरा है, आपको थर्ड है, वेलोसिटी ऑफ ए वेव डिपेंड्स ऑन अ मीडियम नॉट ऑन फ्रीक्वेंसी, सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। वेलोसिटी ऑफ वेव डिपेंड्स ऑन मीडियम, that medium on in which it is traveling, that medium it is depending not on frequency of source, frequency of source. Then the fourth point, it is related with temperature. It is directly proportional to a square root of temperature. Once you increase the temperature, its speed will increase. Fifth point, velocity of sound. If I want to write velocity of sound in humid air, humid, so this will be greater than the velocity of sound in air. Why? Because of density. This is having less density, this is having more density. It is dry air. So this I've written here dry air, and this I am written humid air. So these are the important point you can understand and revise for the affecting factors of the sound. That is important. Then sometimes this formula will be used, that velocity of sound wave is f into lambda, where f is frequency. This is what you must be knowing. It is that it is wave speed, this is frequency, and this is wavelength. Here it is, this is wavelength, this frequency, and this is wave speed. So here you can see frequency is not getting changed. Frequency of wave does not changes whenever we enters from one medium to another medium. One medium to another medium, frequency is not getting changed. Then what are the factors here? You need to keep in mind, lambda is directly proportional to V. If lambda is getting increased, V will increase. If lambda is getting decreased, V will decrease. So wave अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो वहां स्पीड और वेवलेंथ आपको ध्यान रखना है कि चेंज करेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। तो जब भी हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे तो क्या क्या चेंज कर सकता है? वेवलेंथ, वेवलेंथ चेंज करने के कारण से स्पीड चेंज कर जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी इज नॉट गेटिंग चेंज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इफ द वेव इज गेटिंग प्रोपेगेटेड, बट ओनली फैक्टर wavelength and speed. Due to wavelength, it is a speed will get changed over there. Now the next topic we are having reflection of wave. इसमें दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो कहां से हो रहा है। क्या यानी कि अगर हम रिफ्लेक्शन ये मान लेते हैं कि ये फिक्स्ड एंड है, आपको दिस इज फिक्स्ड, देयर इज नो एनी what you can say, this wall kind of thing, it is fixed, and suppose a wave is coming and which is another end of the wave is so this string is attached here, and the wave is coming like this kind of wave, one wave pulse, it is coming, moving with some speed v, and it is coming in this direction towards fixed end. If it is coming, this is called incident wave, incident.
And if it is after getting heated to this fixed wall, it is what you can say the wave phase will be changed by pi. This will reflect like this. The wave, it is moving with the same speed, and in this direction now it is moving. After what you can say reflection. So this is incident here it is, and this is reflected. Reflected. Why it is reflected? Because this wall we have fixed. It is so wave will reflect over here, and the phase change you can say phase change. That phase change will be pi here, pi. Then this is what it is. The one is in fixed. This is the case you can remember here. And the second case, if it is free end means if it is not fixed end means this kind of thing will be there. It will move up or move down. So if the wave is coming, this is what it is called frictionless ring. Here it is frictionless ring. और रिंग में क्या किया गया है, एक स्ट्रिंग को जोड़ दिया गया है और उस स्ट्रिंग पे एक वेव चल के आ रहा है किधर की तरफ, इस एंड की तरफ जिधर रिंग कुछ वेलोसिटी से ये इस तरफ आ रहा है, तो इसी को बोलेंगे इंसिडेंट वेव इज कमिंग हियर. बट व्हाट यू कैन सी हियर कि आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा यहाँ पे इस केस में, क्योंकि ये तो मूविंग जो एंड आपका कनेक्टेड किया गया है ये फिक्स्ड एंड तो है नहीं क्योंकि रिंग है. तो ये केस में क्या होगा, ये इधर से इस तरफ जब ये रिफ्लेक्ट होकर के आएगा तो इसका यहाँ पे इस तरीके का डायग्राम आपको, यहाँ पे फेज चेंज होगा क्या, यहाँ पे फेज चेंज आप नहीं होगा. ये इधर से गया फिर इधर से वापस हो गया क्योंकि ये एंड जो है आपका फ्रिक्शनलेस रिंग है तो ये फ्री है, ये तो ऊपर जा सकता है और नीचे आ सकता है जिसके कारण से वेव फिर से उसी ट्रैक पे आएगा. सो हियर नो फेज चेंज. And this is what it is important. You have to remember this is no phase change. अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेव का जो वेरियस फॉर्म है इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक वेव. सो हार्मोनिक वेव तो हम लोग पढ़ चुके थे जो ऑसिलेशंस था उसमें कि अगर कोई ऑसिलेटरी मोशन है और वो अगर साइनोसॉइडल फॉर्मेट में लिखा जा सकता है तो हार्मोनिक वेव एंड द वेरियस फॉर्म्स इट इज, तो उसको हम लोग हार्मोनिक वेव बोलेंगे. और उसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज होगा उसको आप किस तरीके से यूज करोगे. तो जो भी आपके पास सोर्स है, मान लेते हैं कि एक सोर्स है वेव का जो कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर सोर्स है. सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मीन्स वो सोर्स है, उस सोर्स से जो है आपको इसको हम सोर्स मान लेते हैं. यहाँ पे जो ऑसिलेटर है दैट इज द सोर्स हियर फ्रॉम वेयर द वेव विल जनरेट, इट इज सोर्स. और इससे अगर सोर्स से निकलेगा तो उसका फंक्शन कैसा होगा, जो फंक्शन बनाएगा वेव फंक्शन, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस माइनस वीटी फॉर्मेट. इस तरह का होना चाहिए. इसको हम लोग बोलेंगे, इस तरह का फॉर्म जो होगा वो साइनोसॉइडल होना चाहिए. साइनोसॉइडल ही क्यों, साइनोसॉइडल होगा तभी उसको हम हार्मोनिक बोलेंगे. और इस तरह के वेव को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स प्लस माइनस वी टी साइनोसॉइडल फॉर्मेट में तो उसको हम लोग बोलेंगे हार्मोनिक वेव. तो यानी कि ये पूरा का पूरा आपको होना जरूरी है. अगर इस तरह का तो इसको हम लोग बोल देंगे दिस इज कॉल्ड हार्मोनिक वेव. हार्मोनिक वेव. और इन जनरल इसको अगर हम लिखें, फंक्शन को लिखें इन जनरल, तो इसको लिखने के लिए जो आपके पास फॉर्मेट है वो है y इज इक्वल टू a sin, then we have here it is this way, here we have k and then in k we have x plus minus of vt, this one, and then we have some phi value here it is, where y is what it is, this y is called, this y you can say it is displacement of the particles, displacement of medium particles. It is medium particles displacement, medium particles. Then what about x? X is, if I consider this x to be the mean position, if I consider this particle say at x, this is mean position considered to be position. Wave will propagate from mean position if I consider that x is mean position.
and this is what t at any general time we have the position that. So you can say there t is any general time, it is any general time. T is any general time, and at t0 we have initial phase. At t0 we have initial phase. At t0 we have initial phase as phi. It is phi, whatever I have written here, it is initial phase. And then you can consider that at t0 we have initial phase also, and it is considered to be the position will be x will be 0. This is mean position. I am considering that x will be 0 at t0. So once you have this equation, once you open this bracket over here, what is the equation you are having in general form? It is a sin. इस फॉर्मेट पे आपके पास है kx plus minus. Then we have here it is omega t. Some constant I have written here omega t, and then we have some plus minus of phi. This plus minus I am considering. Maybe it is plus or minus. That is what it is. It should be. तो इसमें वेरियस फॉर्म जब भी आप हार्मोनिक फॉर्म लिखेंगे या कोई एसएचएम ऑसिलेटर अगर है, तो वहां सोर्स से जो हार्मोनिक वेव निकलेगा उसका यही फॉर्म होगा हार्मोनिक वेव का। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। और इसमें जो पैरामीटर्स है इनको आप जान रहे होंगे प्रीवियसली। हियर ए वी आर हैविंग दिस इज एम्पलीट्यूड, and this is k we are having. K, you can say it is, I'm writing the one by one term. So a is amplitude. A we can say here amplitude. The second term here it is wavelength. In question, in form we don't have the here it is wavelength, but wavelength how it will be related, because if it is wave kind of nature sinusoidal, there must be some wavelength for that one. So it is wavelength, and then we have that angular wave number. Angular wave number. Angular wave number. If it is angular wave number, wave के केस में इसको कैसे लिखेंगे, तो k से डिनोट करेंगे इसको, और k क्या होगा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, और पाई लिखेंगे तो इट इज 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा. 2 पाई इज द फेज डिफरेंस फॉर वन लैम्डा path difference it is. So ratio of the that angular phase difference and the one path difference, that is called angular wave number it is. And what about the next term you are having? Wave velocity. This is v. How to represent wave velocity here? So this is v. अगर आपको लिखना है तो this is lambda. लैम्डा एक वेवलेंथ ट्रेवल करेगा तो उसका वेव का जो लेंथ होगा दैट इज कॉल्ड लैम्डा, और ये एक टाइम पीरियड में अगर ट्रेवल करेगा तो दैट इज द स्पीड और वेव वेलोसिटी यू कैन से हियर इन टर्म्स ऑफ 1 by t is frequency only, so frequency times lambda you can write here. And in terms of omega it is, so in terms of omega and k you can write like this also. So this is wave velocity which you need to remember. Then we have the phase. इस इक्वेशन में आपका फेज क्या है, तो के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव जो है वो फेज है, फेज। तो फेज जो है यहाँ पे हम ऐसे पूरे के पूरे साइन के साथ जो भी लगा हुआ है उसको हम लोग फेज बोलते हैं। इट इज के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस ऑफ फाइव। दिस इज कॉल्ड फेज और एंगुलर पोजिशन ऑफ साइन थीटा, दैट वेव पार्टिकल इट इज। दिस इज द फेज ऑफ पार्टिकल आई एम टॉकिंग अबाउट। फेज किस फेज में पार्टिकल है उसके बारे में ये पूरा का पूरा टर्मिनोलॉजी आपको बताएगा। नेक्स्ट वी हैव इनिशियल फेज। व्हाट इज इनिशियल फेज? इनिशियल फेज मींस एट t0 इसका एंगुलर पोजीशन कहाँ पे है, तो ये आपका फाई है। और देयर विल बी वन मोर टर्म, इट इज रिलेटेड हियर, वेव नंबर। वेव नंबर, so wave number, and there is, I have written here angular wave number. So don't get with the wave number and angular wave number is represented by, it is 1 by lambda. 1 by lambda, that is called wave number. So these are the 7 terminology which is reflected in this equation, and it is in harmonic form. What you can say harmonic wave, ये रिप्रेजेंटेशन जो है आपका ये हार्मोनिक वेव का है, हार्मोनिक वेव। बस हो गया। हार्मोनिक वेव से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको आएंगे बेसिकली वो इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे। अब इसमें जो नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक रहेगा वो ये है कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन है। रिलेशन
relation between phase difference and path difference. Relation between phase difference and path difference. कभी कभी इससे क्वेश्चन एडवांस में भी पूछा गया है, जेईई मेन तो पूछा ही है, एडवांस में भी पूछा गया है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस से रिलेशन के बेसिस पे। क्योंकि क्या पूछेगा ये कोई नहीं जानता है, चैप्टर में जो सिलेबस है वो सारा आपको ध्यान देना होगा। कुछ भी पूछ सकता है ना, वो तो हमें पता नहीं है। तो डेल्टा फाइव बाय डेल्टा एक्स, ये रेशियो आपको, डेल्टा फाइव इज द फेज डिफरेंस एंड डेल्टा एक्स इज what it is path difference. This is called, you can say it is 2 pi phase difference, और जो path difference होता है वो lambda है। और यही आपका जब एक पाथ डिफरेंस होगा वो लेमडा होगा, यानी वेव का पाथ डिफरेंस लीनियरली जो चेंज कर रहा है, और एंगुलरली वो कितना चेंज करेगा, एक फेज डिफरेंस में 2 पाई के बाद वो रिपीटेड होगा। तो ये रिलेशन ही आपको यहाँ पे जो है दोनों को रिलेट कर रहा है। डेल्टा फाइव इज इक्वल टू इट इज 2 पाई and divided by lambda times of delta x. Delta x is what it is, path difference. तो अगर पार्टिकल अगर सेम फेज में है, तो इफ द पार्टिकल्स टू बी इन फेज, अगर सेम पार्टिकल्स टू बी इन फेज का मतलब है सेम फेज में, इस केस में अगर होगी बातचीत तो इसके लिए पाथ डिफरेंस जो है ये आपको एन एन लेमडा लेना होगा, और एन जो है यहाँ पे इंटीजर होगा। और ये हम कहाँ से लिख रहे हैं, ये आप जो है वेब चैप्टर इसमें लाइट में आपने पढ़ रखा होगा। और ये चीज हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो लेमडा होगा उसका अगर सेम फेज में कंसिडरेशन होगा तो डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस जो होना चाहिए वो एन टाइम्स ऑफ लेमडा होना चाहिए, पाथ डिफरेंस अगर सेम फेज में होगा तो इस केस में अगर ये एन लेमडा हम रखते हैं तो लेमडा लेमडा कट गया, तो यानी कि डेल्टा फाइव उस केस में सेम फेज में होने के लिए क्या होना चाहिए, इट इज 2n पाई। यानी सेम फेज में जब भी पार्टिकल्स होगा आपका तो वो 2n पाई के फॉर्मेट में होगा, जहां डेल्टा फाइव जो है ये आपका फेज डिफरेंस है। दिस इज व्हाट इट इज, फेज डिफरेंस। ऐसा आप कोई भी ग्राफ में चेक कर लो, यू विल बी गेटिंग द सेम थिंग। अगर पार्टिकल्स आपका एक ही फेज में होगा, सेम फेज में होगा, तो वो इस फॉर्मेट पे डेल्टा फाइव उसका होना चाहिए। और डेल्टा एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस। और पार्टिकल अगर मान लेते हैं कि आपको अपोजिट फेज में चला जाता है, उस केस में कैसे यूज करेंगे, तो दिस इफ द पार्टिकल्स टू बी इन अपोजिट फेज, इन दैट केस डेल्टा एक्स जो होगा दिस विल बी, इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2n+1 लैम्डा बाय टू फॉर्मेट, और यहाँ पे भी n क्या होगा, इंटीजर। तो इसके बेसिस पे अगर हम यूज करते हैं तो वहां पे आपका जो डेल्टा फाइव है वो 2 पाई बाय लैम्डा, एंड लैम्डा डेल्टा एक्स के जगह हम यूज करेंगे 2n+1 लैम्डा बाय 2। तो वहां से आपको डेल्टा फाइव जो है वो क्या आ जाएगा, दिस इज 2n+1 टाइम्स ऑफ पाई पाई दिस इज व्हाट डेल्टा फाइव यू हैव टू रिमेम्बर। अब इसमें ये भी चीज आप जानते होंगे कि अगर हम पार्टिकल वेलोसिटी को रिलेट करना चाहे इसके साथ डी वाई डी एक्स, क्योंकि जो इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटर एसएचएम का लिखा गया उसको अगर हम लोग रिलेट करना चाहे तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट व्हिच यू शुड कीप इन माइंड। फर्स्ट पॉइंट आई एम यूजिंग हियर पार्टिकल वेलोसिटी। पार्टिकल वेलोसिटी, तो पार्टिकल वेलोसिटी जब भी आप यूज करेंगे, पार्टिकल वेलोसिटी होगा माइनस ऑफ वी एंड डी वाई बाई डी एक्स। व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, वी जो है यहाँ पे क्या है, वी जो है यहाँ पे स्पीड ऑफ वेव है, या वेव वेलोसिटी हम बात करेंगे इस वेव वेलोसिटी। और डी वाई डी एक्स क्या है, स्लोप ऑफ द वेव, दिस इज स्लोप ऑफ द वेव। जो इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स जो आएगा दैट इज पार्टिकल स्पीड, यहाँ पे ये होगा। इन जनरल आपको ये देखना है कि डी वाई डी एक्स जो है मतलब पॉजिटिव स्लोप अगर हो रहा है तो उस केस में पार्टिकल जो होगा या पॉइंट जो होगा वो किधर की तरफ जाएगा। नॉर्मली आप इक्वेशन को अगर देखें इस तरह का तो इस पे ये समझ सकते हैं कि ये चीज हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि
जो पॉइंट आपको डाउनवर्ड की तरफ जाएगा उसका स्लोप क्या होना है, स्लोप क्या होना है, दैट इज व्हाट इट इज। कीप इन माइंड दैट इन जनरल पॉइंट्स विथ पॉजिटिव स्लोप, यानी कि dy बाई डी एक्स का जो पॉजिटिव स्लोप जहां भी होगा, तो dy डी एक्स जो जाएगा आपको, dy डी एक्स मूव डाउनवर्ड, इसको हम बोल सकते हैं दैट इज अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। और इसी का उल्टा हो जाएगा कि अगर पॉइंट्स निगेटिव स्लोप है, पॉइंट्स विथ निगेटिव स्लोप, पॉइंट्स विथ नेगेटिव स्लोप, इस केस में क्या होगा, मूव अपवर्ड, दैट इज along positive y direction. This is the thing you have to remember, and on this basis concept you can understand कि पार्टिकल वेलोसिटी डी वाई डी एक्स इस सबको कैसे कोरिलेट किया जाए, कहाँ पे मैक्सिमम स्पीड होगा, कहाँ पे मैक्सिमम स्पीड होगा। तो मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे हो सकता है, जहां पे आपका स्लोप क्या होना है, मैक्सिमम स्पीड, जिस जगह पे जो है मैक्सिमम स्पीड के लिए आप स्लोप निकालिए, जहां पे स्लोप जो है आपका वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगा, दैट विल बी द पार्टिकल विल बी हैविंग मैक्सिमम स्पीड एट दैट इंस्टेंट, इट विल बी इन दिस फॉर्मेट इफ इट इज। और सॉरी, जहां पे स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा दैट विल बी द रेस्ट पोजीशन इट इज, एंड मैक्सिमम स्लोप वहां पे होगा जहां पे वो 90 डिग्री बनाएगा। तो दिस इज द थिंग यू कैन राइट हियर, पॉइंट्स विद जीरो स्लोप, पॉइंट्स विथ जीरो स्लोप, जीरो स्लोप जहां पे होगा उसको हम लोग रेस्ट बोलेंगे, आर इन रेस्ट। इसके बेसिस पे मैक्सिमम जहां पे होगा दैट विल बी मैक्सिमम। अब हमारे पास जो साउंड को वेव फॉर्मेट में बोला जाएगा, तो उसका किस तरह से आप लिखेंगे साउंड वेव। नेक्स्ट टॉपिक, साउंड वेव। तो मेनली मैकेनिकल वेव जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, इस चीज को हम जान रहे हैं कि साउंड वेव जो होगा वो मैकेनिकल वेव होगा। इसको मीडियम चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और इसके लिए इस तरह के वेव को हम लोग रेयर फैक्शन या कंप्रेशन फॉर्मेट में रखते हैं, उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। और इसका जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है साउंड वेव का, उसके डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ साउंड वेव, how you can write the displacement of sound wave, it is in the form of s is equal to a sine of omega t minus of kx. What is the difference here, you can see, this is the thing you should keep in mind, that what I discussed for harmonic wave here, हार्मोनिक वेव के लिए जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, उसमें आप ये चीज देखो कि जो हार्मोनिक काइंड ऑफ वेव है, इसमें यहाँ पे ये लिखा गया है कि ए साइन की एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी एन प्लस माइनस फाइव। तो जो हार्मोनिक वेव जब भी होगा इस फॉर्मेट में होगा के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी, बट साउंड वेव के डिस्प्लेसमेंट को अगर हम लिखे तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ ओमेगा टी एंड माइनस ऑफ के एक्स, माइनस ऑफ के एक्स, हियर इट इज। तो ये चीज ध्यान रखना है, पार्टिकल का जो पार्टिकल ऑसिलेट जो कर रहा है तो उसमें प्रेशर वेरिएशन होगा। व्हाट इज द प्रेशर वेरिएशन, प्रेशर वेरिएशन जो होगा पार्टिकल के ऑसिलेट करने के कारण से, इट इज प्रेशर वेरिएशन। व्हाट विल बी प्रेशर वेरिएशन इन केस ऑफ व्हेन द पार्टिकल ऑसिलेट्स, तो इसमें किस तरह का इसका वेव फंक्शन होगा, दिस प्रेशर वेरिएशन डेल्टा पी विल बी डेल्टा पी नॉट एंड देन इट इज कॉस ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। यहाँ पे डेल्टा पी नॉट क्या है, डेल्टा पी नॉट है मैक्सिमम प्रेशर वेरिएशन, मैक्सिमम प्रेशर वेरिएशन, वेरिएशन। क्योंकि हम जान रहे हैं कि जो साउंड वेव है इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होगी, तो जो डिस्प्लेसमेंट वेव आप लिखोगे उसके बेसिस पे प्रेशर वेरिएशन होगा। कहाँ पे प्रेशर वेरिएशन मैक्सिमम होगा इस केस में,
तो प्रेशर वेरिएशन मैक्सिमम जो है यहाँ पे ये आपका पी नॉट है, इट इज कॉस्ट फंक्शन यहाँ पे है। तो कॉस्ट फंक्शन में टी आप अगर जीरो करेंगे यहाँ पे तो इट विल बी टी जीरो एक्स जीरो, इट इज दिस इज कॉस जीरो। तो ये जीरो कब हो रहा है, जब टी जीरो कर रहे हैं और एक्स को भी जीरो कर रहे हैं, दैट पॉइंट वी आर हैविंग मैक्सिमम प्रेशर वेरिएशन ओवर देयर। पॉइंट जहां पे कि आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, प्रेशर वेरिएशन वहां पे जीरो होगा। तो ये चीज आप इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेते हैं कि पॉइंट्स वेयर डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। किसका डिस्प्लेसमेंट? साउंड वेव का डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। साउंड वेव का डिस्प्लेसमेंट जहां पे मैक्सिमम होगा, प्रेशर वेरिएशन, प्रेशर वेरिएशन is zero there, zero, that is you can say, sorry, there is a, यहाँ पे देखिए इसको हमने कॉस फंक्शन में लिखा है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो साइन फंक्शन में लिखा गया है। तो दैट इज यू कैन से दैट, that is you can say that the there is a phase difference, there is a phase difference of 90 degree between, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस किसके बीच में होगा? प्रेशर वेव। कहां से आया प्रेशर वेव? साउंड के कारण से। एंड डिस्प्लेसमेंट वेव, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। डिस्प्लेसमेंट वेव, तो जब भी साउंड के केस में डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव की बात आएगी तो प्रेशर वेव और साउंड वेव के बीच का फेज डिफरेंस 90 डिग्री होगा। तो एक अगर मैक्सिमम होगा तो दूसरा मिनिमम होगा, और एक अगर मिनिमम होगा तो दूसरा मैक्सिमम होगा। दिस इज अ वीडियो आई एम जस्ट फिनिशिंग हियर, इट इज देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच इज रिमेन इन दिस चैप्टर दैट आई विल बी कंसीडर इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें कि आपको मेनली ऑर्गन पाइप के बारे में बताया जाएगा, बीट्स एंड डॉपलर इफेक्ट के बारे में बताया जाएगा, and there is one term intensity level of the sound. So that will, I will try to finish that video in 20 or 30 minutes so that कि it will help your time. यहाँ तक जो है आपको कंसिडर किया गया है कि साउंड वेव का स्टार्टिंग हमने प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट किया है। इसके आगे की जो कहानी होगी वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। और आई होप कि ये बेसिकली आपको समझ में आया होगा, बेसिक कंसेप्ट ही है। आई होप इट इज ओके फॉर यू। So this is the topic which is there. I have started in wave and it will finish in the next video. Thank you.